नमस्कार मित्रों। हिंदी पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आप जानते ही हैं कि इस पटल पर हम प्रतिदिन हिंदी साहित्य से संबंधित उपयोगी साहित्य का यहाँ पर उपस्थापन कर रहे हैं। इसकी पूर्व वाली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को जाना समझा था। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की ओर रुख करेंगे, जानेंगे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, आदिकाल कहाँ से शुरू हुआ, कौन प्रमुख कवि रहे, उन और किस प्रकार हिंदी भाषा अपभ्रंश पाली प्राकृत से होकर एक शुद्ध प्रमार्जित हिंदी लोक भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। इन सब चीज़ की चर्चा आज की इन वीडियो में करेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा अपने विशाल शब्द भंडार की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। इसमें अनेकों ग्रंथों की रचना हुई, जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक। परंतु काल कर्मानुसारेण यह भाषा जनसामान्य के लिए कठिन होती रही और भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। कठिन से पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट अपभ्रंश होते हुए वह अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कब? 7वीं शताब्दी में। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार किसकालीन 7वीं शताब्दी के जो रचनाकार थे, जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। आप जानते ही हैं कि साहित्यकार जन रुचि को ध्यान में रखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ किया। सिद्ध साहित्य एक प्रसिद्ध साहित्य रहा, जिसकी चर्चा हम पहले की कुछ वीडियो में भी कर चुके हैं। आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं सिद्ध साहित्य, और आगे भी करेंगे। उनकी कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अतिव्यंजना करने लगा। कब? 10वीं शताब्दी में। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी और जो लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अब अपभ्रंश में 10वीं शताब्दी तक पूर्णतः साहित्य लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्यों के रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्यों के नियमों के बंधन से मुक्त हो रहा था। के अपने नियम थे, वह पाली में नहीं दिखे, वह प्राकृत में नहीं दिखे, वह फिर अपभ्रंश और अवहट में भी नहीं दिखे। और जब अपभ्रंश में एकदम शब्द रचना, काव्य रचना होने लगी तो फिर उन नियमों की स्थिति भी शिथिल होती रही। विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कब? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या आदिकाल। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कभी अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार वैराग्य की धारा में आप देखेंगे तो नाथों का साहित्य आपको देखने को मिलेगा।
तो कहीं श्रृंगार की धारा के साथ साथ वीर रंगम हो रहा था। श्रृंगार की धारा के रूप में आपको सिद्धाचार्यों का जीवन देखने को मिलेगा और वीर रस में आपको रासो साहित्य आदिकाल में देखने को मिलेगा। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राजाश्रय रासो साहित्य था। धर्माश्रय जो सिद्ध जैन और बौद्ध साहित्य नाथ साहित्य था वह धर्माश्रय, और लोकाश्रय जो विद्यापति और अमीर खुसरो इत्यादि कवि हुए उनका साहित्य लोकाश्रय के अंतर्गत रचा जा रहा था। इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। किससे? काव्यात्मक रूप क्या होना चाहिए, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, परंपराएं क्या है, इन सब का प्रभाव अपभ्रंश पर अत्यधिक पड़ा। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोकरंजनकारी एवं बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवन धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेग वही धारा ने अदम्य साहस का संचार किया आदिकाल में, इसीलिए इसमें अत्यधिक वीर रस की साहित्य की अधिकता है और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। किस कवि ने किस काल का नाम क्या क्या रखा उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे और पूर्व में भी कर चुके हैं। वहाँ पर भी प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आगे हम चर्चा करेंगे। जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण का भी काम कर रही थी, क्या? जो वीरस की धारा थी। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासो का नाम दिया गया। आपको बताया था कि रासो साहित्य वीरतापूर्ण साहित्य से प्रचुर मात्रा से भरा हुआ है यथा आध्यात्मिक वीर रसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार से हैं। देखिएगा, एक सरहपाद सिद्ध हुए उनका एक है न नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिर राव साहाबे मूलक उजु जे उजु रे उजु जाड़ी मा तेव रे बंक निआही ओइजा जुहरे लंक। फिर एक सारंगधर नाम से बड़े कवि हुए, उन्होंने लिखा हमीर कज्ज जज्जल भणी फोआ अणल या मई जलऊं सुलितान शीस करवाल दह तज कलेवर दिय चलऊं। विद्यापति को तो आप जानते ही मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुमति बेल हो से हो मद बोल श्रवणई सूनल श्रुति पत स्पर्श न में। विद्यापति का वचन है। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी का प्रारंभिक रूप मतलब अपभ्रंश अभट्ट। अच्छा, हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल का। अनेकों आचार्यों के मत में कोई 9वीं से 13वीं शताब्दी, कोई 10वीं से 13वीं शताब्दी, कोई 10वीं से 14वीं शताब्दी, कोई 10वीं से 15वीं शताब्दी मानते हैं। आदिकाल की एक वीडियो जिसमें का नामकरण और कालक्रम निर्धारित किया गया है, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और इसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल 10वीं से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना। और
इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। जब उत्तरकालीन अपभ्रंश और पूर्वकालीन हिंदी एक जैसी थी, और इसी उत्तरकालीन अपभ्रंश को कुछ लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उनमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखार रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे। तो मित्रों, 10वीं से 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी कुछ आचार्यों के मत में और कुछ आचार्यों के मत में 13वीं शताब्दी तक का जो कालखंड रहा, वह कालखंड आदिकाल के नाम से जाना गया। आदिकाल का साहित्य तीन चीज़ों पर आश्रित है: राजाश्रय, लोकाश्रय और धर्माश्रय। धर्माश्रय में भी सिद्ध, बौद्ध, जैन, नाथ इत्यादि हैं, और राजाश्रय में रासो साहित्य हैं। लोकाश्रय में विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवियों की रचनाएं हैं। तो उन सब का आगे हम अध्ययन करेंगे। फिर हम काल विभाजन और नामकरण की भी कल चर्चा करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमें उत्साह मिलता रहे। और मित्रों, हम इस गद्य में जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़े, एक तो 10वीं से 14वीं शताब्दी का कालखंड हिंदी का आदिकाल कहलाया। एक उत्तरकालीन अपभ्रंश को लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। तो जहाँ पर पुरानी हिंदी की चर्चा होती है, अर्थात वह अपभ्रंश उत्तरकालीन अपभ्रंश की चर्चा हो रही है, या उत्तरकालीन अपभ्रंश पुरानी हिंदी का स्वरूप है। इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।